हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। रिसेंटली आपने खबरों में सुना होगा कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दिसंबर के महीने में साइप्रस की यात्रा की और कुछ समझौतों पर साइप्रस के साथ हस्ताक्षर किए। तुर्की जो गाहे बगाहे भारत के बारे में और कश्मीर के बारे में उलूल जुलूल बयान दिया करता है, वो इस वजह से खुश नहीं था और इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन तुर्की साइप्रस को लेकर इतना असहज क्यों है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइप्रस के इतिहास के बारे में संक्षेप में, साइप्रस तुर्की विवाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 541 और प्रस्ताव संख्या 550 के बारे में, और भारत का इस विवाद पर क्या रुख है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में स्थित साइप्रस एक यूरेशियन द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं। यह 1960 में ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ गणराज्य है, जो 1961 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और 1 मई 2004 के बाद से यूरोपीय संघ का सदस्य है। जैसा कि हमने आपको बताया कि साइप्रस कभी अंग्रेजों की कॉलोनी था। 1960 में वह ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हुआ और इस तरह वहाँ 1878 से चले आ रहे ब्रिटिश उपनिवेश का अंत हुआ और एक नए देश का उदय हुआ। नया नया मुल्क आज़ाद हुआ था और किस दिशा में बढ़े, इसे लेकर वहाँ एक तरह का सत्ता संघर्ष का दौर शुरू हो गया। हालांकि अभी भी साइप्रस में यूके अपने मिलिट्री बेस को मेंटेन करता है। साइप्रस के साथ तुर्की का लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। शुरुआत 1974 में तब हुई जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करते हुए अवैध कब्जा कर लिया। उसी समय साइप्रस में सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसे ग्रीस का समर्थन प्राप्त था, और इसी बात से तुर्की बौखलाया हुआ था, जिसका ग्रीस के साथ समुद्री क्षेत्र को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। यहाँ पर तुर्की ने रिलीजियस लाइन ली और रिलीजियस लाइन के आधार पर साइप्रस पर अटैक किया, क्योंकि नॉर्दर्न साइप्रस में तुर्की मूल के मुस्लिम लोग रहते थे। उत्तरी साइप्रस पर कब्जे के बाद तुर्की ने उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दे रखा है। आज की डेट में भी साइप्रस के 36% से ज़्यादा क्षेत्र पर तुर्की ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। तुर्की के हमले की वजह से लगभग 1,62,000 लोग, जो कि ग्रीक मूल से थे, अपने ही मुल्क में शरणार्थी बनकर रह गए। 1975 बीतते बीतते तुर्की ने अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से साइप्रस के लोगों को अपने घरों और संपत्तियों को छोड़कर भागने को मजबूर किया। हालांकि 20,000 के करीब ग्रीक मूल के लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इनमें से ज़्यादा करपासिया प्रायद्वीप के थे, लेकिन तुर्की के अत्याचारों की वजह से धीरे धीरे उन्हें भी अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। आज इस इलाके में ग्रीक मूल के लोगों की तादाद महज 300 बची है। साइप्रस संकट में सबसे ज़्यादा त्रासदी है वहाँ पे बड़े पैमाने पर लोगों का लापता होना। तुर्की ने हमले के दौरान और उसके बाद हजारों ग्रीक मूल के लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें यातना गृहों में रखा। 2000 से ज़्यादा युद्धबंदियों को तुर्की की जेलों में रखा गया, उनमें से कई आज भी लापता हैं। तुर्की के अवैध कब्जे वाले इलाके में सैकड़ों सैनिक और आम नागरिक लापता हो गए, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। इनमें से बहुत से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 2 अगस्त 1975 को तुर्की और साइप्रस के बीच वियना में एक समझौता हुआ। उसके मुताबिक तुर्की को अपने अवैध कब्जे वाले इलाके में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने धर्म यानी मजहब को मानने की आज़ादी समेत सामान्य जीवन में मददगार हर बुनियादी सुविधा मुहैया कराना था। लेकिन बातचीत की टेबल पर समझौते की बात करने वाले तुर्की की मंशा तो अलग ही थी। वियना समझौते का खुलेआम उल्लंघन करते हुए उसने उत्तरी साइप्रस में अपने अत्याचार जारी रखे और वहां के लोगों को सामूहिक पलायन के लिए मजबूर किया। साथ ही साथ उसने नॉर्दर्न साइप्रस की डेमोग्राफी बदलने के लिए वहां पे लगभग 1,60,000 से ज़्यादा तुर्क मूल के लोगों को बसा दिया। वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस कर डाला, जगहों के पुराने नामों को बदल दिया, जो क्रिश्चियन मूल के लोग थे उनको भगा दिया और पूरे इलाके का आखिरकार तुर्कीकरण कर डाला। धीरे धीरे अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के तुर्कीकरण के बाद 15 नवंबर 1983 को तुर्की ने एक तरफा फैसला करते हुए उस क्षेत्र को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुर्की के इस दादागिरी की कड़ी निंदा की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने रेजोल्यूशन नंबर 541, जो कि 1983 में आया था, तुर्की के इस कदम को अवैध ठहराते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई और अपने अनैतिक कदम को पीछे खींचने की अपील की। सुरक्षा परिषद ने सभी देशों से साइप्रस की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की
साथ ही कहा कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के अलावा किसी भी अन्य देश या सरकार को मान्यता न दी जाए। 1984 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रेजोल्यूशन संख्या 550 पास किया, जिसमें 1983 के रेजोल्यूशन 541 में कई बातों को और जोर देते हुए दोहराया गया। यूएनएससी ने तुर्की के अवैध कब्जे को नामंजूर बताते हुए कहा कि उत्तरी साइप्रस की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि तुर्की को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी उसका नॉर्दर्न साइप्रस के इलाके पर अवैध कब्जा है और वो अपने एजेंडा को उसी तरह से चला रहा है जैसे कि वो पहले चला रहा था। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस से मुलाकात में भी तुर्की को साफ संदेश दिया था। उन्होंने इस मुलाकात में साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वतंत्रता पर खास जोर दिया। तुर्की टू नेशन थ्योरी का समर्थक है। यह वही बात है जो जिन्ना ने की थी और रीजन के नाम पर दो अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। वही चीज तुर्की ने किया और नॉर्दर्न साइप्रस पर कब्जा कर साइप्रस को दो भागों में बांटने का काम किया। हालांकि दुनिया तुर्की के इस तर्क को नहीं मानती है और भारत की तरफ से भी इसको कोई मान्यता नहीं है। तुर्की साइप्रस विवाद में भारत ने अपनी स्थिति एक तरह से तटस्थ रखी थी, लेकिन हालिया डेवलपमेंट से ये पता चलता है कि कुछ हद तक उन्होंने अपनी नीति को साइप्रस की तरफ किया है और भारत का झुकाव साइप्रस की तरफ बढ़ा है। और इसका एक प्रमुख कारण तुर्की का पाकिस्तान की तरफ से होना और कश्मीर मुद्दे को हर इंटरनेशनल फोरम पर उठाना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर 2022 में साइप्रस की यात्रा की। यहाँ उन्होंने इस विजिट के दौरान साइप्रस का मुद्दा उठाया है, जो तुर्की की दुखती रग को दबाने जैसा ही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर यूएनएससी के प्रस्तावों पर आधारित द्विसांप्रदायिक क्षेत्रीय संघ की ओर से भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित द्विसांप्रदायिक द्विक्षेत्रीय संघ की ओर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। वहीं उनके काउंटर पार्ट जो थे, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में साइप्रस की एक व्यवहार्य तथा व्यापक समझौते पर पहुंचने का समर्थन करने के लिए भारत का बहुत बहुत आभार उन्होंने व्यक्त किया। दोनों ही नेताओं ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौते का ज्ञापन दिया, उन पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए। दोनों विदेश मंत्रियों ने रक्षा तथा सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही इमिग्रेशन एंड मोबिलिटी पर आशय पत्र के साथ ही साइप्रस के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने विश्व शांति, स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी पर भी अपने विचार साझा किए। अब देखा जाए तो भारत अभी भी बहुत ही सधे कदम उठा रहा है, लेकिन हालिया डेवलपमेंट सजेस्ट करते हैं कि अगर तुर्की अपने अनर्गल बयानों से बाज नहीं आया तो भारत उसकी दुखती रग को दबाता रहेगा, और वो है साइप्रस। वैसे तो यूरोप के ज़्यादातर देश साइप्रस के यूनिफिकेशन के पक्ष में हैं और भारत का समर्थन अगर साइप्रस को रहा तो साइप्रस और ग्रीस के संयुक्त प्रयासों को इस दिशा में बल मिलेगा। हम लोगों की भी यही आशा है कि भारत साइप्रस को इस मुद्दे पर समर्थन दे, क्योंकि भारत एक विश्वास के साथ भारत की तरफ से देख रहा है और भारत को भी वैश्विक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए इन सारे मुद्दों पर साइप्रस को सहयोग करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं साइप्रस तुर्की विवाद के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।